नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दीपक डोभाल। इस बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 57% से ज्यादा मतदान। पूर्वांचल में दिग्गजों की रैलियां। प्रचार के लिए मुख्तार अंसारी को पेरोल नहीं। मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और स्पीकर को नोटिस। बहुमत परीक्षण की कार्रवाई का मांगा वीडियो। प्रधानमंत्री से मिले पलनीसामी। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या का विरोध तेज। विदेश सचिव कल जाएंगे अमेरिका। भारतीयों की सुरक्षा और H-1B वीजा पर होगी चर्चा। बिहार में कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक होने की सीबीआई जांच की मांग। चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ आईएएस का प्रदर्शन। कहा नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री का मौखिक आदेश। मूनलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। ला ला लैंड को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत 6 पुरस्कार। ईरान की द सेल्समैन बेहतरीन विदेशी फिल्म। सबसे पहले पहली खबर। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या का विरोध तेज हो गया है। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर नफरत की राजनीति का विरोध किया और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। इस बीच विदेश सचिव एस जयशंकर कल अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका के कंसास शहर में नफरत की राजनीति के खिलाफ आयोजित रैली में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कंसास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की हत्या के विरोध में इसका आयोजन हुआ। बाद में ये रैली कंसास के हिंदू मंदिर पहुंची, जहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। इसमें श्रीनिवास के दोस्त और हमले में घायल हुए भारतीय आलोक मदासानी भी शरीक हुए। हमले को लेकर भारत में भी चिंता है। विदेश सचिव एस जयशंकर मंगलवार से 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ H-1B वीजा समेत भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे। रविवार को अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। And I appeal to the American community and also American government that they should act firm. They should send a message that no discrimination will be allowed on the basis of race or on the basis of religion. ये घटना बीते बुधवार की है। हमलावर एडमंड पुरिंटन ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चलाई। इसमें श्रीनिवास की मौत हो गई, जबकि आलोक मदासानी और इयान ग्रिलॉट जख्मी हो गए। पुरिंटन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व राजनयिक मीरा शंकर जी जुड़ चुकी हैं। उनका रुख करते हैं। मीरा जी, कल विदेश सचिव भी जा रहे हैं अमेरिका। जाहिर तौर पर भारत के लिए ये बड़ा इशू है, लेकिन बतौर राजनयिक थोड़ा सा हमें आप ये बताएं कि भारत के लिए सही तरीके से ट्रंप प्रशासन के सामने इस मुद्दे को रखने का तरीका क्या होना चाहिए? अब जो ट्रंप प्रशासन के सामने एक तो हम चिंता अपनी आगे रखेंगे कि ऐसा माहौल नहीं बन जाए जिसमें से जो लोग भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में, जो कानूनी ढंग से वहाँ हैं, उनके खिलाफ हेट क्राइम्स होने लग जाएं। ऐसा नहीं है कि पहले भी नहीं हुए हैं ऐसे। 9/11 के बाद जब वो आतंकी हमला हुआ था न्यूयॉर्क में, तो कई सिखों पे भी हमला हुआ था और मारे भी गए थे। पर प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि वो ऐसे नहीं होने देंगे। पर इधर तो एक ये है कि जो इलेक्शन के कैंपेन के दौरान रिटोरिक रही है, उसमें से तो मतलब एक तरीके का
जेनोफोबिया भी बना जा रहा है अमेरिका में, और ये अमेरिका के मूल्यों के खिलाफ भी है। दूसरा ये कि जो हिंदुस्तानी लोग हैं अमेरिका में, वो अमेरिका का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन गए हैं। वो मेहनती हैं, अच्छा कमाते हैं, और समाज में भी और राजनीति में भी भाग लेने लग गए हैं। तो 3 मिलियन हैं, और वहां की सरकारों ने रिकॉग्नाइज भी किया है इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को। लेकिन मैम, मैं अमेरिका एज ए नेशन अगर मैं बात करूं, ये वही अमेरिका है जिसने 2-2 बार एक अश्वेत को लगातार 2 बार अमेरिका के सर्वोच्च पद पर बैठाया। तो उस अमेरिका से बहुत सारी उम्मीदें थी देश को, पूरी दुनिया को यूं कहें। लेकिन जब से ट्रंप आए, और आपने इसका जिक्र भी किया कि जो प्रचार के दौरान उन्होंने अप्रवासियों पर जो बयान दिए, उसकी पृष्ठभूमि को भी लेकर इस घटना को जोड़ा जा रहा है। तो ये अमेरिका जो है, ये किस दिशा में आपको जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल? ऐसा है कि अमेरिका में एक तरीके का विचार नहीं है। ये नहीं है कि सब अमेरिकन ऐसी नीति से सहमत हैं। और आप कैंसस में भी देखिए, काफी गंभीरता से इस मामले को लिया गया है, और उनकी जो विडो हैं, उनके लिए भी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस इकट्ठे किए हैं, अमेरिकन्स ने भी। और एक अमेरिकन खुद ही घायल हो गया इनको बचाने के चक्कर में जी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सब अमेरिकन्स एक ही विचार के हैं। जिन्होंने शूटिंग करी है उसके बारे में अभी पूरी तरीके से जांच हुई नहीं है, पर ऐसे भी लगता है कि वो पुराने नेवी के आदमी हैं, उनके भी अपने कुछ फ्रस्ट्रेशंस या क्या रहे हुए, और काफी पी भी रखी थी इन्होंने उस समय जब उन्होंने गोली चलाई। और ये भी कहा कि मैंने 2 मिडिल ईस्ट के लोगों, जो मध्यम एशिया है उसके लोगों को मारा है जाके एक बार में। तो मैम इसी बात में आपसे पूछना चाह रहा था, बंधा हुआ है जी। मैम इसी बात को आपने पूछना चाह रहा था जी कि हेट क्राइम्स के जो ये सिलसिला है, ये आज का नहीं है, बिल्कुल आपने सही कहा, ये आज का नहीं है। लेकिन अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि ट्रंप के आने के बाद से 115% जो है नस्ली हमलों में बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर आया है अखबारों में कि 115% नस्लीय हमले बढ़े हैं ट्रंप के आने के बाद से। और जिस तरह से पहले भी भारतीयों पर हमले होते रहे, और अब उसने तो खुद हमलावर ने कहा कि मैंने इनको मिडिल ईस्ट का समझा। तो बात सिर्फ भारतीयों की नहीं है, बात प्रवासियों की है, जो अप्रवासी वहां पर लोग हैं। क्या अब उनका भविष्य जी खतरे में लग रहा है? सिर्फ भारतीयों की बात यहां पर नहीं हो रही है, अप्रवासियों पर एक बहस, एक विमर्श चल रहा है। जी, ये तो है कि प्रवासियों के खिलाफ काफी कहा जा रहा है, और उनको थोड़ा अलग नजरिए से भी लोग देख रहे हैं। जो दक्षिण, जो राइट विंग है, वो ऐसे देख रहे हैं। पर मैंने बोला ना कि पूरा अमेरिका ऐसे नहीं है, क्योंकि जो विश्व से ज्यादा जुड़े हुए रीजन्स हैं, जैसे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, जिनकी जो सफलता है प्रवासियों पे निर्भर रही है, वो ये नहीं चाहते कि प्रवासियों पे रोक लगाया जाए, कि उनको ऐसा लगे कि वो अमेरिका में उनका स्वागत नहीं है। क्योंकि वहाँ जो उनकी आर्थिक सफलता है, वो प्रवासियों की मेहनत, श्रम और टैलेंट के ऊपर निर्भर है। तो ये लोग तो नहीं चाहते ये, पर मध्यम जो अमेरिका है, मिडिल अमेरिका, वहाँ जो नौकरियां चली गई हैं, लोगों को लगता है कि हमारा जो भविष्य है इतना उज्जवल नहीं है जितना हम चाहते हैं। तो उसकी वजह से एक तरीके से एक प्रवासियों के खिलाफ सेंटिमेंट भी उछाला जा रहा है। आपने कहा कि लोगों को लग रहा है, लेकिन अमेरिका में कहा यह भी जा रहा है कि लोगों को नहीं है। हाँ, बहुत सारे अमेरिकन इससे सहमत भी नहीं है, ये साफ बात है। लेकिन आपने कहा कि अमेरिकन को लग रहा है कि अब उनके जॉब सिक्योर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि उनको लगने से ज्यादा ये बहस ट्रंप
के जो कैंपेनिंग के दौरान प्लांट किया गया, उनके जहन में इस बात को खास तौर पर जगह दी गई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, राज्य में 5वें चरण का मतदान। विकास और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे। उत्तर प्रदेश में आज 5वें दौर के लिए मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौर की 51 सीटों पर 57% से ज्यादा वोटिंग हुई। इन सीटों पर 218 निर्दलीय समेत 607 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के वोटिंग के साथ ही 403 में से 313 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर लोगों का उत्साह देखते बना। इन सीटों पर 607 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 40 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। 57.09 in 2012 and 55.58 in 2014. As against that, at 5 p.m. we were clocking 57.36% and counting, which we feel might go up to 60. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखी। युवाओं के साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार कपिलवस्तु और एटवा सीट पर हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा 51 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी 50, आरएलडी 31, समाजवादी पार्टी 43 और कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 218 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत के चलते अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर इस दौर में वोटिंग नहीं हुई। इस सीट पर 9 मार्च को मतदान होगा। 2012 के पिछले चुनाव में इन 52 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर अव्वल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें, जबकि बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटों पर पीस पार्टी का कब्जा हुआ था। 4 चरणों की तरह ही इस बार भी 5वें चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बातचीत करते दिखे। लेकिन विकास के इस चुनावी बयार पर ध्रुवीकरण के थपेड़े भी साफ महसूस किए जा सकते हैं और इस बात से इनकार नहीं कि आगे के 2 चरणों में भी इसका असर पड़ सकता है। फैजाबाद में सहयोगी श्याम सुंदर और कैमरामैन सुशील कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी, बहराइच। और उत्तर प्रदेश में 6ठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियां करने में जुटे हुए हैं। विकास के वादों के साथ ही तमाम नेता विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 6ठे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मऊ में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव ने मजबूरी में कांग्रेस से गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता किसी भी अवसरवादी गठबंधन को स्वीकार नहीं करने वाली। समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देवरिया और महाराजगंज में रैली की। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया और गोरखपुर में कई चुनावी जनसभा की। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गोरखपुर में साझा रैली कर गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताया। मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। आप जाइए, आपने जो किसानों को वायदा किया था, कर्जा माफ करने का जो वायदा किया था, आप उस वायदे को जाके पूरा करिए। रेडियो के बाद आ गए टीवी पर मन की बात।
बताओ कोई समझ पाया है उनके मन की बात? और हम समाजवादी लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, कब करोगे काम की बात, ये भी बताते जाओ। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कुशीनगर में रैली कर बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसा। मुझे विधानसभा आम चुनाव में नए नए वादे कर रहे हैं। जब ये पावर में होते हैं तो तब इनको अपने वायदों का ख्याल नहीं होता है। जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता का इतना नशा इनको चढ़ जाता है, फिर ये इंसान को इंसान नहीं समझ। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं आखिरी दौर में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसपी नेता और विधायक मुख्तार अंसारी के प्रचार के लिए पैरोल की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिरासत में पैरोल की अनुमति देने वाली निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव लड़ने का अधिकार किसी उम्मीदवार को अपना प्रचार करने के लिए रिहाई का अधिकार नहीं देता। अगर उम्मीदवार किसी कथित अपराध की वजह से हिरासत में है तो यह अदालत की मर्जी होगी कि प्रचार के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए या नहीं। चुनाव आयोग ने निचली अदालत के पैरोल के फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में अंसारी पर दिल्ली की अदालत में ट्रायल चल रहा है। आयोग का मानना है कि मुख्तार पैरोल मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बिहार विधानसभा में आज राज्य कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले को लेकर जमकर अवरोध हुआ। विपक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच की मांग की। उधर राज्य के आईएएस अधिकारियों ने भी आयोग के चेयरमैन की गिरफ्तारी के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम किया। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक मामला सोमवार को विधानसभा में उठा। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही उन मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की जिनके नाम इस केस में सामने आए हैं। सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोगों का नाम आता है, एमएलए हो, मंत्री हो, विधायक हो, तो फिर वहां पुलिस कहीं न कहीं अपना कदम पीछे खींच लेती है, यह ठीक नहीं है। जिनका भी नाम आवे उनकी गिरफ्तारी कानूनी हिसाब से आवश्यक है, तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो अनुसंधान को लेकर के बिहार की पुलिस ने जो उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के कार्यकलापों पर भरोसा किया जाना चाहिए। उधर राज्य के आईएएस अधिकारी भी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। वो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन की गिरफ्तारी के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। रविवार को बिहार आईएएस एसोसिएशन ने राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। मामले में सीबीआई जांच कराने और सुधीर कुमार की रिहाई की मांग की। तो आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि हर एक इन्वेस्टिगेशन में हर एक व्यक्ति के अरेस्टिंग ही किया जाए। आईएएस अधिकारियों ने राज्य सरकार के मौखिक आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन सुधीर कुमार को प्रश्न पत्र लीक मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरी तरफ सेना की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों को आज कोर्ट के सामने हाजिर किया, जिन्हें 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर, नासिक, पुणे और पणजी से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रिटायर्ड सेना और सीनियर अर्धसैनिक बल के अधिकारी भी शामिल हैं। मामले में 350 छात्रों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। सेना ने भी मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। रविवार को देश भर में 52 केंद्रों पर क्लर्क और ट्रेडमैन समेत कई पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिसे अगले महीने दोबारा आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी के बहुमत साबित करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची डीएमके की याचिका पर आज सुनवाई हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किया है और कार्रवाई के वीडियो फुटेज पेश करने को कहा है। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वहां के गृह सचिव को इस मामले में 10 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने को कहा था। विधानसभा में 18 फरवरी को अवरोध के बीच मुख्यमंत्री पलनीसामी ने बहुमत साबित किया था, लेकिन डीएमके इसे तय प्रक्रिया के खिलाफ बता रहा है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने डीएमके से विधानसभा में हुए अवरोध और दूसरे दस्तावेज मांगे थे। Today, before the husband, court has directed the
respondents, particularly to the Secretary, to the Speaker, to produce a unrecorded video recordings of the Assembly proceedings, and as well as other respondents also, notice has been ordered. नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली सरकार की याचिका को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है और मामले की सुनवाई कर रहे जज को इससे जुड़ी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने नेबरहुड पॉलिसी के खिलाफ सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने नर्सरी दाखिले के लिए नेबरहुड पॉलिसी को एकमात्र आधार मानने से इनकार कर दिया था और इससे जुड़ी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों में दाखिले के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके खिलाफ स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। प्रतिबंधित संगठन सिमी के प्रमुख सफदर हुसैन नागौरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इंदौर की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में यह सजा सुनाई। नागौरी के साथ 10 और दोषियों को भी आजीवन कारावास हुआ है। नागौरी समेत 10 आरोपी साबरमती जेल में बंद हैं, जबकि एक आरोपी मुनरोज को सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी को मई 2008 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए थे। कई दिनों के तनाव के बाद रामजस कॉलेज में आज से कक्षाएं शुरू हो गई और इस मुद्दे पर अभी लगातार बहस भी हो रही है। कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। उधर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ और एबीवीपी ने आज तिरंगा मार्च निकाला। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने सोमवार को 61 फुट लंबे तिरंगे के साथ मार्च निकाला। दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से लेकर आज फैकल्टी तक निकले मार्च में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहा। तो अगर रामजस कॉलेज के अंदर वो कहते हैं कि उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, मैं उनसे ये पूछ रहा था कि जो उन्होंने नारे लगाए क्या वो सही थे? अगर वो सही थे तो पत्थर फेंकना भी सही था। रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। Though I'm retiring tomorrow, so I'm highly emotional at this moment. But in my appeal, I have written, "My heart bleeds when Ramjas bleeds." पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पर एबीवीपी के खिलाफ कैंपेन चला रही गुरमेहर कौर ने दिल्ली महिला आयोग से शिकायत दर्ज कराई। It's that nobody, no matter who you are, no matter what association, organization you belong to, cannot threaten women with rape. That cannot happen. So this movement is not for anybody. This is a students' movement. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। किसी भी प्रक्रिया की आड़ में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि एंटी इंडिया एक्टिविज्म में किसी प्रकार का प्रीमियम है। The violence which took place in Ramjas College and the attempts to justify that violence by senior functionaries of the government is both fascist। रामजस कॉलेज के सेमिनार में जेएनयू के छात्र उमर खालिद को बुलाने का एबीवीपी के छात्रों ने विरोध किया था। विरोध हाथापाई में बदल गया और एबीवीपी और आयसा के छात्रों में मारपीट भी हुई थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। रेलवे ने एक बार फिर से खानपान की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी को दे दी है। भारतीय रेलवे के लिए आज नई नीति का ऐलान करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ये जानकारी दी। भारतीय रेलवे ने खानपान को बेहतर करने के लिए कैटरिंग सुविधाओं में आमूलचूल बदलाव किए हैं। 7 साल बाद रेलवे ने आईआरसीटीसी को खाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। नई कैटरिंग नीति के तहत खाने पर निजी नियंत्रण को खत्म कर दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत रेलवे आईआरसीटीसी के पेशेवर लोगों के जरिए खाना पकाने से लेकर वितरण का प्रबंधन करेगी। ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, इसके लिए सबके साथ हम लोगों ने काफी वाइडर लेवल पे कंसल्टेशन किया है और अब ये पॉलिसी लॉन्च की जा रही है। मुझे विश्वास है इससे भी एक बहुत बड़ा लाभ आगे आने वाले दिनों में लोगों को खान-पान की जो भी शिकायत होगी उसमें बड़ी मात्रा में लोगों को सुधार दिखाई देगा और साथ ही में जो डिलीवर करेंगे वो लोग पूरी तरह से प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग रहेंगे। इसके अलावा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने एर्नाकुलम से हावड़ा तक चलने वाली पहली अंत्योदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अनारक्षित और सुपरफास्ट होगी। इसके साथ ही श्री गंगानगर से तिरुचिरापल्ली के लिए हमसफर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। पार्सल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेलवे कुछ ट्रेनों में गार्ड कंपार्टमेंट के जरिए पार्सल पहुंचाएगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में आज जीतू राय और हीना सिद्धू ने 10 मीटर मिश्रित टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में जीत दर्ज की।
उन्होंने जापान की योकारी कोनिशी और तोमोयुकी मात्सुदा को 5-3 से हरा दिया। वहीं अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। पहले दिन भारत की पूजा खटकर ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। नवासीवें ऑस्कर पुरस्कार के लिए मूनलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। फिल्म ला ला लैंड के लिए डोमियन शेजल को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर चुना गया। इस फिल्म ने 6 पुरस्कार भी जीते। वहीं कैसी एफ्लेक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 89वें ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। मूनलाइट को साल 2016 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। इसने चर्चित फिल्म ला ला लैंड को पछाड़ते हुए ये पुरस्कार जीता। So I just want to thank everybody up here behind me, everybody out there in that room, because we didn't do this, you guys chose us. डोमियन शेजल को फिल्म ला ला लैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर घोषित किया गया। At 32 years old, he's the youngest in history to ever win Best Director. फिल्म मैनचेस्टर बाय द सी में शानदार अदाकारी के लिए कैसी एफ्लेक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। वहीं ला ला लैंड फिल्म के लिए एमा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। I still have a lot of growing and learning and work to do, and this guy is a really beautiful symbol to continue on that journey, and I am so grateful for that. So thank you so much. Thank you. सीरिया पर बनी डॉक्यूमेंट्री द व्हाइट हेलमेट को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री घोषित किया गया। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड द जंगल बुक को मिला। भारतीय मूल के देव पटेल सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार जीतने से चूक गए। इस श्रेणी में महेरशेला अली खिताब जीतने में कामयाब रहे। द सेल्समैन को विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।